नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन, जो आपके राजस्थान से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण औषधि है आपके लिए। ये मान लो, ये संजीवनी है आपके लिए। जितने भी मेरे भाई बहन पूरे साल करंट अफेयर पढ़ते हैं, इधर उधर से पढ़ते रहते हैं, पूरा का पूरा पुलिंदा जखीरा खड़ा कर लेते हैं वो। देखो मेरे दोस्तों, आज का बुलेटिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, कि जब भी आप करंट अफेयर को एक हद से ज़्यादा पढ़ते हो, हद से ज़्यादा का मतलब है आप डेली के 10 टॉपिक 12 टॉपिक 10 टॉपिक 12 टॉपिक कर रहे हो। अब आपको उस समय तो लगता है सर हम बहुत पढ़ रहे हैं, हमारे पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि आप 5 टॉपिक भी पर डे पढ़ते हो तो एक महीने के 150 टॉपिक होते हैं, और एक साल के कितने होते हैं वो आप हिसाब लगा लो। मेरे तो हिसाब से ही बाहर हो गया, ठीक है, लगभग 1500 के समथिंग टॉपिक हो गए। अब मेरे भाइयों एक बात आओ कि आप 1500 टॉपिक करंट अफेयर के दिमाग के अंदर भरोगे 20% प्रश्न के लिए या 80% प्रश्न के लिए, बाकी के 500 टॉपिक दिमाग में भरना पसंद करोगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर क्या है, आप हमेशा कॉन्क्रीट मटेरियल से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी अपन सीधा अपने सुजस बुलेटिन के डिस्कशन करेंगे। जिन मेरे भाई बहनों को अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जिनको नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो वैसे तो अपन डिस्कशन कर ही देते हैं, पूरी चीज़ें आपको बता ही देते हैं, लेकिन कई मेरे भाई बहन इसको लिखने के लिए बैठ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, लिखने के लिए मत बैठा करो, आप सीधा पीडीएफ ले लिया करो, ठीक है। अपनी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे मित्रों IAS RAS विद RJ, ठीक है। आप इस चैनल पे पहुंचोगे तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करें, ठीक है। और ठीक है, अब जो भी है, अब चलते हैं अपन सीधा अपने न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। ज़्यादा इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब है नहीं। तो आपका समय बहुत कीमती है, उस समय की पहचान हमें है, उस समय की कदर है। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के पहले न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल है, धौलपुर जालौर और नागौर में खेलों के लिए इंडोर हॉल बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना। मैं इसको पीडीएफ की फॉर्म में आपको दूंगा ही दूंगा, इसको क्रॉप करके आपके लिए पहुंचा दूंगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। आज के सुजस के अंदर 2 न्यूज बहुत जोरदार आई हैं। उन न्यूज में से न्यूज निकलेंगी तो इस तरह से अपने 4-5 टॉपिक होंगे आज, लेकिन बहुत अच्छी न्यूज है। आपके मेंस के प्रोस्पेक्टस से तो रामबाण है। जैसे कल एक आई थी गिग इकोनॉमी करके, वैसे ही आज भी आई हैं 2 न्यूज, ठीक है। एक एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है और एक आपकी बाड़मेर के अंदर जो पचपदरा रिफाइनरी बनी हुई है उससे संबंधित है। तो अभी आप देख लो, नागौर जालौर और धौलपुर के अंदर इंडोर हॉल बनेंगे। ये कैसे हैं? मल्टीपर्पज हॉल, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप कुश्ती कर रहे हैं तो कुश्ती के लिए भी होगा, आपके बैडमिंटन के लिए भी होगा, दूसरे सारे खेल हैं, गेम्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो होने वाली हैं। तो आप 3 चीज़ों के नाम याद रख लेना। धौलपुर जालौर और नागौर के अंदर बेहतर खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए इंडोर मल्टीपर्पज हॉल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आती है आज की प्रमुख न्यूज़, जो हर रोज़ 1 या 2 प्रमुख न्यूज़ आती हैं। उनमें से आज है कि राजस्थान के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं श्री गहलोत जी, वो रिफाइनरी के निर्माण कार्यों के अवलोकन के लिए पचपदरा पहुँचे हैं। कहाँ पर पहुँचे हैं? पचपदरा, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 से पहले उत्पादन यहाँ पर शुरू होगा। ये चीज़ तो खैर जब इसका उद्घाटन हुआ था उसके बाद मोदी जी यहाँ पर आए थे तभी हो गया था कि हम 2024 तक फाइनल यहाँ पर उत्पादन शुरू करेंगे। तो अपना काम क्या है? देखो, गहलोत जी ने अपना काम किया, सोनिया जी ने अपना काम किया, मोदी जी ने अपना काम किया, अब अपन अपना कर लेते हैं। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम की दृष्टि से, सबसे पहले मैं उसको बता देता हूँ। अपने लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पचपदरा रिफाइनरी, बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में जानना कि बाड़मेर रिफाइनरी क्या है, यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक। दूसरी आई है यहाँ पर कि राजस्थान क्या है, देश का लगभग 25% तेल का उत्पादन करता है। तो अपन ये भी देख लें कि राजस्थान के अलावा और कौन कौन से प्रमुख जगह हैं, प्रमुख राज्य हैं, प्रमुख बेसिन हैं जहाँ से तेल का उत्पादन राजस्थान देश के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर, गहलोत जी ने कहा है कि ये जो जोधपुर से पचपदरा बाड़मेर तक 6 लेन सड़क बनाई जाए और इसको भारतमाला परियोजना से जोड़ा जाए। किससे? भारतमाला परियोजना से जोड़ा जाए। देखो, हमारे सीएम साहब ने भारतमाला परियोजना का जिक्र किया है। इसका अर्थ ये है, ये हमारे आयोग की प्रायोरिटी में रहने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में भी सरकार का ये बहुत फोकस रहेगा इसके ऊपर
कि इन चीज़ों को भारतमाला परियोजना से जोड़ा जाए। ठीक है, अब अपने लिए 3 चीज़ हो गई, पचपदरा रिफाइनरी, कौन कौन से और बेसिन है राजस्थान के अलावा भारत के अंदर, और तीसरा हो जाती है आपकी भारतमाला परियोजना। अब अपन तीनों को एक एक करके देख लेते हैं और पता लगाते चलेंगे साथ ही साथ कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी मैं प्रीलिम्स बोलता हूं तो उसका मतलब सिर्फ आरएस का प्रीलिम्स नहीं होता है। मेरे प्रीलिम्स बोलने का मतलब है जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम राजस्थान के अंदर कंडक्ट होते हैं वो सारे। ठीक है, तो दोस्तों बाड़मेर रिफाइनरी, देखो पचपदरा रिफाइनरी का नाम एक्चुअल में है क्या, बाड़मेर रिफाइनरी। ठीक है, बाड़मेर के बालोतरा के पास पचपदरा में है एक सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर है। अब आप बोलोगे सर रिफाइनरी तो ठीक है, ऑयल वगैरह आया, कच्चा तेल आया, उसको रिफाइन करके हमने पेट्रोल डीजल बना लिया, ये तो हो गया रिफाइनरी। ये पेट्रोकेमिकल क्या है? तो मेरे दोस्तों, जब हम रिफाइन करते हैं ऑयल को तो कई सह उत्पाद निकलते हैं। कच्चे तेल की रिफाइनिंग के बाद कई सारे सह उत्पाद निकलते हैं। उन सह उत्पादों से भी कई तरह की चीज़ें बनती हैं, कई तरह के दूसरे तरह के केमिकल बनते हैं, आपके सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। जो आपकी वैसलीन वगैरह होती है उसके, वो क्या है, वो पेट्रोकेमिकल उत्पाद है भैया। वो आपके कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन वगैरह से प्राप्त एक तरह का उत्पाद है, जो वैसलीन वगैरह चीज़ होती हैं वो। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो आपके रिफाइनरी का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि कच्चा तेल है उसको रिफाइन करके जो अपन पेट्रोल डीजल वगैरह प्राप्त करते हैं उसको अपन रिफाइनरी बोलते हैं। और पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है जो कच्चे तेल के बाद सह उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उसके अलावा उनका यूज करके, उनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरह के उत्पाद जैसे सौंदर्य प्रसाधन वगैरह का इस्तेमाल करके सौंदर्य प्रसाधन वगैरह की चीज़ें बना लेते हैं अपन, और दूसरे प्रकार के सह उत्पाद ग्रीस वगैरह इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं, तो उनको पेट्रोकेमिकल उत्पाद बोलते हैं। और इस तरह के लगभग, अभी इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन लगभग 12,000 तरह के उत्पाद निकाले जाएंगे भैया। 12,000 बहुत होता है। ठीक है, यह HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के स्वामित्व में है। मतलब ये HPCL और राजस्थान रिफाइनरी दो हैं। ठीक है, HPCL का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार। ठीक है, इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है, उसका नाम है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। वो उसका गवर्न कर रहा है इसको, वही इसका स्वामी है। ठीक है, यह रिफाइनरी जो है वो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के माध्यम से जामनगर रिफाइनरी और भटिंडा रिफाइनरी से जुड़ेगी। मतलब भटिंडा में और जामनगर में जो रिफाइनरी है, भटिंडा मतलब हो गया आपका पंजाब, जामनगर हो गया मतलब गुजरात, और बीच में अपना पचपदरा, तो इनसे ये कनेक्टेड रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राजस्थान सरकार और HPCL का जॉइंट जो है वो वेंचर है ये। और ये कहाँ से जुड़ेगी, ये भटिंडा रिफाइनरी है और जामनगर में रिफाइनरी है, उनसे जुड़ेगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो दोस्तों, इसकी आधारशिला थी वो 2013 में रखी गई थी सोनिया गांधी जी के द्वारा। जो अभी यहाँ पर हल्ला मचा पड़ा है कि मोदी जी ने संसद का उद्घाटन कैसे कर दिया, उनका क्या अधिकार बनता था संसद का उद्घाटन करने का। तो आप देखिए भाई, सोनिया गांधी जी उस समय पे एक पार्टी की अध्यक्ष थी। तो एक पार्टी की अध्यक्ष का क्या मतलब बनता है कि किसी राज्य सरकार के किसी भी जॉइंट वेंचर का वो उद्घाटन करे। या तो वो किसी पद पे होती राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में तो कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, ये राजनीतिक बातें हैं जो होती रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है, उस समय भाजपा ने हल्ला मचाया था, अब कांग्रेस हल्ला मचा रही है। ठीक, उसके बाद मोदी जी आए यहाँ पर 2018 में और अलग अलग तरह के कार्यों का उद्घाटन किया उन्होंने भी। ठीक, और परियोजना यहाँ से शुरू कर दी और 2024 तक इसको पूरा करने का एक लक्ष्य रखे गए थे कि 2024 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। तो भाई 31 दिसंबर 2024 से पहले हम यहाँ पर उत्पादन शुरू करने की प्लानिंग में है। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना की 9 मिलियन टन रिफाइनिंग क्षमता है और 2 मिलियन टन प्रति वर्ष पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता की योजना बनाई गई है। मतलब हम 9 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन करेंगे और उससे जो सह उत्पाद प्राप्त होंगे वो लगभग 2 मिलियन टन होंगे। बहुत बड़ी रिफाइनरी है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, कितनी भूमि में फैला है ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला है कितनी भूमि में फैला है। ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कितना रिफाइनिंग क्षमता है और कितनी पेट्रोकेमिकल इसकी क्षमता है। ठीक है, तो 9 मिलियन टन रिफाइनिंग क्षमता है और 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की इसकी क्षमता है। वित्त पोषण, पैसा कहाँ से आता है इसके लिए? तो दोस्तों, HPCL की हिस्सेदारी 74% की है और राजस्थान सरकार की 26% की है। मतलब 74% इसका पैसा है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देने वाला है और 26% जो पैसा है वो राजस्थान सरकार देने वाली है। दोनों का ही जॉइंट वेंचर है, हमने पहले भी इसकी चर्चा कर ली। ठीक है,
इस परियोजना के लाभ क्या होने वाले हैं, पहले आप लाभ वगैरह देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में यहाँ से कहाँ से प्रश्न बनेंगे और मेंस में कहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो परियोजना के लाभ होने वाले हैं, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होने वाला है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। और सामाजिक उत्थान होगा, जैसे कौशल विकास होगा शिक्षा के, और जब कौशल विकास वगैरह होगी तो ऑब्वियसली आपके सामाजिक उत्थान तो होना ही होना है। ठीक है, आर्थिक विकास भी होगा, अवसंरचनात्मक विकास होगा, सड़क संचार नेटवर्क, स्कूल कॉलेज, चिकित्सा सेवा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे खुलने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रीलिम्स के प्रश्न बनने वाले हैं, तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा कि बाड़मेर रिफाइनरी का नाम क्या है, दूसरा तो उसी को पचपदरा रिफाइनरी के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान सरकार के साथ और कौन सी दूसरी कंपनी है जो इसके जॉइंट वेंचर में जुड़ी हुई है, तो HPCL प्लस राजस्थान सरकार। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि ये कौन कौन सी दूसरी रिफाइनरियों से कनेक्ट है, तो ये है आपकी भटिंडा पंजाब रिफाइनरी और एक जामनगर गुजरात रिफाइनरी से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ बनेगा वो बनेगा कि यहाँ पर जो उत्पादन है वो कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो लगभग 31 दिसंबर 2024 तक इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न बनता है कि इसकी वित्त पोषण कौन कौन सी तरह से किया जाएगा, तो HPCL 74% और 26% राजस्थान सरकार इसका वित्त पोषण करने वाली है। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि क्षमता के ऊपर कि रिफाइनिंग क्षमता कितनी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता रिफाइनरी की कितनी है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वन डे एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर। और मेंस के अंदर सीधा एक ही प्रश्न बन सकता है आपका, मेंस के अंदर सीधा एक ही प्रश्न कौन सा बनेगा मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो एक ही प्रश्न बन जाएगा, बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में चर्चा करें, यह देश में किस तरह से सामाजिक आर्थिक उत्थान का एक जरिया बन सकती है या प्रदेश के अंदर रोजगार डेवलपमेंट में सहयोग कर सकती है। तो यहाँ से आपके सामाजिक आर्थिक उत्थान, रोजगार डेवलपमेंट और कौशल विकास पर भी इस पर यहाँ से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं और उसकी चर्चा की जा सकती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं तेल उत्पादन। 25% तेल उत्पादन होने के साथ में राजस्थान देश में अव्वल है। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान के अलावा और कौन कौन सी जगह पर देश में तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों राजस्थान तो सबसे बड़ा है। इनलैंड की बात कर रहे हैं अपन, इनलैंड मतलब अपनी ज़मीन के आसपास, और इनलैंड से सागर के बीच की बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कहाँ से उत्पादन चल रहा है, राजस्थान से। विभिन्न सोर्स में 25%, देखो अपने पास 25% का ऑफिशियल डाटा आया है तो अपन 25% ही मानेंगे। ठीक है, उत्पादन वैसे लगभग 23.29% है और उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। अपन 25% पढ़ें तब तक पता चले कि उधर बॉम्बे वगैरह में, आसाम वगैरह में, डिगबोई वगैरह में उधर उत्पादन बढ़ गया और राजस्थान में थोड़ा सा कम हो गया, तो ये 23 से 21 भी रह जाएगा और कभी 30 भी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। तो आप डाटा पर ध्यान ना दें ज़्यादा, लगभग में याद रखें तो लगभग 25% जो है तेल का उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा भारत में देखो पहले नंबर पर कौन आ गया, राजस्थान, दूसरे पर आसाम है और गुजरात है, फिर तीसरे पर कौन सा आता है, गुजरात आ जाता है। ठीक है, हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। भारत में कुछ इन तीनों के अलावा बॉम्बे, गोदावरी और कृष्णा घाटियाँ भी हैं जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से किया जा रहा है, मुंबई से, गोदावरी से और कृष्णा घाटी से क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक मेरे मित्रों, राजस्थान, आसाम, गुजरात, मुंबई, गोदावरी और कृष्णा घाटी, यहाँ से क्या किया जाता है, हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जाता है। तो आपको दो चीज़ें पता लग गई, पचपदरा रिफाइनरी के बारे में कुछ आपको जानकारी मिल गई, कुछ नहीं संपूर्ण मिल गई, और आपको ये भी पता लग गया कि राजस्थान के अलावा और दूसरी कौन सी जगह हैं जहाँ से कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है भारत के अंदर से। ठीक है मित्रों, अब अपन आ जाते हैं सीधा अपन भारतमाला परियोजना के ऊपर। क्योंकि देखो अगर कोई ऐसा ही व्यक्ति बोल देता, कोई अधिकारी बोल देता भारतमाला परियोजना से जोड़ो, या दूसरा कोई व्यक्ति बोल देता तो उसका उतना वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब CM साहब खुद बोल रहे हैं कि इसको भारतमाला परियोजना से जोड़ना चाहिए, तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए वास्तव में तवज्जो देने लायक हो जाती है। वैसे भी भारतमाला परियोजना आपके ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ाएगा तो ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन भारतमाला परियोजना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 शब्दों में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों भारतमाला परियोजना क्या है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने के लिए एक परियोजना है। इसमें क्या किया जा रहा है कि नए राजमार्ग तो बना ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो पुराने राजमार्ग हैं या जो अधूरे रह गए राजमार्ग हैं उनको भी पूरा किया जा रहा है। पुरानों की रिपेयरिंग, अधूरों को पूरा और नए, तीन चीज़ें। ठीक है,
इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत के अंदर हो, भारतमाला भले ही है, लेकिन ये आपकी नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, यहाँ तक फैली हुई है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं ये, सिर्फ यही नहीं है कि केवल आप भारत में भारतमाला परियोजना है। ओके, यह बंदरगाहों को सड़कों से, राष्ट्रीय गलियारों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ती है और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करने का भी ये प्रयास करती है। इस योजना के अंदर क्या किया जा रहा है, आपके बंदरगाह वगैरह हैं उनको राष्ट्रीय राजमार्गों से, सड़कों से जोड़ा जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ा जा रहा है और राष्ट्रीय गलियारे, नए नए कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इस सब के अलावा धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को भी भारतमाला परियोजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। जब ये परियोजना पूरी होगी तो भारत का कायाकल्प हो जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हुई थी। एक आपने देखा होगा कि चारों महानगरों को जोड़ा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज करके नाम से। ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और मुंबई को फिर से दिल्ली, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला गया था। उस समय ये प्रोजेक्ट जब बनाया गया था तो भारत में बहुत वाहवाही हुई थी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और वहीं से पैदा होती है भारतमाला परियोजना की सोच। ठीक है, तो पहले सिर्फ 4 महानगरों को जोड़ा गया था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, नए नए राजमार्ग विकसित किए जा रहे हैं, पुराने राजमार्गों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जो अधूरे पड़े उनको पूरा किया जा रहा है। उन सबको बंदरगाहों से जोड़ा जा रहा है और बड़े बड़े शहरों से और आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों से भी उनको जोड़ा जा रहा है। देश के अंदर के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको जोड़ा जा रहा है। इसका मंत्रालय कौन सा गवर्न कर रहा है इसको दोस्तों, प्रशासन कौन संभाल रहा है इसका, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंडर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, देखो ये योजना कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। यह परियोजना गुजरात से शुरू होगी राजस्थान से पहुँचेगी पंजाब से पूरे हिमालयी क्षेत्रों, मतलब जिसमें जम्मू कश्मीर भी आएगा, हिमाचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, उसके तराई क्षेत्र भी आएंगे, उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, भारत म्यांमार सीमा तक पहुँच गया। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है इसके फर्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन सीधा साउथ वाले सारों को जोड़ेंगे, टेंशन मत लो, सारे की सारे जोड़ेंगे दोस्तों। इसकी कुल लंबाई जो अनुमानित है वो 51,000 किलोमीटर लगभग के जो भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के अंदर आप अपन जो बना रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी कुल लंबाई होने वाली है लगभग 51,000 किलोमीटर। देखो दोस्तों, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जो सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो काम किया है वो मुझे नहीं लग रहा उससे पहले कभी भी किसी ने भी इतना काम किया होगा। हालांकि सारे करते हैं, देखो उससे पहले भी काम हुए हैं, उससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जब भी उसको ये और आगे बढ़ा पा रहे हैं नितिन गडकरी जी। लेकिन जितनी शिद्दत के साथ नितिन गडकरी जी ने काम किया है, आप एक बार को मोदी जी की मंशा पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी ने तो कमाल ही कर डाला है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन, और क्या न्यूज है। तो यही है, शिलान्यास लोकार्पण किया है, कोई ढंग की चीज़ नहीं थी इसमें। इंटरनेट फ्री डाटा देंगे, नया मोबाइल देंगे, ये कोई मतलब वाली बात नहीं थी आपके लिए। राहत पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है महंगाई राहत में, ये भी आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही से फ़ोटो वोटो सारे, कोई खुश कोई दुखी, किसी के ज़बरदस्ती फ़ोटो, कोई फ़ोटो कुछ आगे खुश हो रहा है। ठीक है, अब अपन आते हैं, राजस्थान ने पशुपालन में नए आयाम स्थापित किए हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये चीज़ कही है हमारे माननीय मंत्री हैं श्री कटारिया साहब। उन्होंने एक बात कही है कि राजस्थान ने पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। ठीक है, पहले हम इस पूरी न्यूज़ को जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनेंगे आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके मेंस के लिए। आज के न्यूज़पेपर के अंदर 2 न्यूज़ ज़बरदस्त, एक पचपदरा रिफाइनरी और दूसरा राजस्थान में पशुपालन के नए आयाम, दोनों ही बहुत धमाकेदार, बहुत ज़ोरदार। जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं और आरएएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप प्रीलिम्स और मेंस के अंदर प्रश्न देखना कि ई सूजत से कितने आते हैं, और फिर आप अगर ऐसे ही लिखते हो तो आप कितना एज लगाते हो दूसरे बच्चों के ऊपर, कितना आगे निकलते हो। ठीक है मित्रों, तो देखो दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस, जिसको मैंने आपको बताया किसके द्वारा पहली बार मनाया गया था और कब मनाया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे भाइयों बहनों एक बार। ठीक है, तो देखो दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट कार्यक्रम आयोजन हुआ था विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर। ठीक है, राजस्थान के प्रतिनिधि कौन थे, लालचंद कटारिया साहब थे। ठीक है, पशुपालन मंत्री हैं ये हमारे राजस्थान के। तो विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट, आपसे एक प्रश्न तो यही बन गया कि वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, जो कश्मीर के अंदर चल रहा है
उसको तो आप, मैं कह रहा हूँ, सोने का पेन बनवा के लाओ और स्टार लगा दो डायमंड के, वो तो आपसे पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। 110 बोलूँ तो कोई आश्चर्य वाली बात उसमें होनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जम्मू कश्मीर इस समय चर्चा में चल रहा है। तो आप देख लीजिए, वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट का आयोजन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। किस अवसर पर? विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे नहीं लिखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बता देता हूँ कि इसका आयोजन जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, UN का, उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसको मनाना विश्व दुग्ध दिवस को 2000 से सन। दोस्तों अब आगे चलते हैं अपन, तो सतत प्रयासों से राजस्थान दूध उत्पादन में अव्वल रहा है। यहाँ से आपको प्रीलिम्स की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। देखो दोस्तों, राजस्थान क्या है, 2023 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य घोषित किया गया। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, 2023 में राजस्थान सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य घोषित किया गया। ये बात तो आप तब देखो जब देश, हमारे राज्य का 60% क्षेत्र ऐसा है जहाँ लगभग सूखा रहता है, ठीक है। यह उपलब्धि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 में प्रकाशित हुई थी। अपन ये भी देखेंगे कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है वो क्या है, उसको कौन प्रकाशित करता है, दोनों चीज़ अपन देखेंगे और किस संदर्भ में प्रकाशित की जाती है। देश के कुल दूध के उत्पादन में 15% लगभग राजस्थान का भाग है, ठीक है। और दूध उत्पादन को लगातार बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना चलाई जा रही है। इसके तहत क्या था, पहले प्रति लीटर 2 रुपये का अनुदान दिया जाता था, अब प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जाएगा किसानों को। इससे किसानों की आय बढ़ेगी मेरे मित्रों, ठीक है। राजस्थान में 5 लाख दूध उत्पादकों को लगभग 550 करोड़ रुपये का अनुदान देना प्रस्तावित है। तो यहाँ से ये आपका पैराग्राफ 3-4 प्रश्न दे के जाता है आपको प्रीलिम्स के, ठीक है। पहला, दुग्ध उत्पादन में देश का अव्वल राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान पूरे देश के कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन करता है? तो लगभग 15%, 15.05% का, ठीक है दोस्तों। दुग्ध संबल योजना क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और दुग्ध संबल योजना के बारे में आपसे राजस्थान के वो RAS के मेंस में भी 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है, ठीक। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 क्या है, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके द्वारा तो इसको प्रकाशित किया जाता है और किस लिए प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हिंदी में नाम है दोस्तों आधारभूत पशुधन सांख्यिकी रिपोर्ट। जारी कौन करता है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है। यह रिपोर्ट भारत में दूध, अंडे और मांस के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है। किस किस में? दूध में, अंडे में और मांस में, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया कि आधारभूत पशुधन सांख्यिकी रिपोर्ट क्या है, इसको कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, ठीक है। और 2023 में दुग्ध उत्पादन में सबसे अव्वल कौन रहा? राजस्थान रहा, ठीक है। कितना % दुग्ध उत्पादन किया पूरे भारत का? लगभग 15% किया। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना क्या है? तो इसमें 2 रुपये पहले दिए जाते थे प्रति लीटर अनुदान, और अब 5 रुपये प्रति लीटर के अनुदान से दिया जा रहा है दुग्ध उत्पादकों को संबल बनाने के लिए, ठीक है। संबल का मतलब होता है सशक्त बनाने के लिए। अब देखो, दूध का उत्पादन कब होगा? जब पशुधन होगा। जब पशुधन की हानि होगी तो किसान फिर से पशुधन कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से लेके आएगा फिर से पशुधन? तो उस चीज़ के लिए लंपी रोग से क्या है, बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है। तो उस चीज़ से राजस्थान सरकार ने क्या किया, सबक लिया, और क्या किया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना एक चालू करी। उसमें क्या होता था कि प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं को, 2 दुधारू, अब भैया सबके कह दें तो पता नहीं कौन कौन से लोग फर्जी होंगे, 100 पशु दिखा देंगे। तो भैया 2 दुधारू पशु हों, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, प्रत्येक का 40,000 रुपये तक का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, और उसका प्रीमियम है वो राजस्थान सरकार देगी। पशुपालकों को उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ फार्म भर दो भैया, बता दो कि हमारे पास पशुधन है, उनका जो भी है प्रीमियम है 40,000 रुपये तक का बीमा उनके नाम किया जाएगा, और प्रीमियम हो गया और राजस्थान सरकार भरेगी। इससे क्या हो जाएगा, पशुपालक हैं वो चिंता मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान में उन्नत नस्ल के पशुधन के साथ साथ पशुधन का उत्पादन भी बढ़ेगा। सिर्फ उन्नत नस्ल ही नहीं, सारी की सारी नस्लें, ठीक है। राज्य में पशुधन के लिए 138 प्रकार की दवाइयों के साथ सभी जांच, सभी टीके, 20 प्रकार के मेडिकल उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसके तहत? कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपने एक, अगर जिसने सिलेबस देखा है RAS का, तो एनिमल हस्बेंड्री और कृषि, एग्रीकल्चर,
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कंप्लीट एक अलग से ही टॉपिक दे रखा है। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर से प्रश्न नहीं पूछा गया हो आरएस के एग्ज़ाम में। तो बताओ, ये लेटेस्ट है, इससे ज़्यादा बेहतर आपको और कहाँ मिल सकता है। ये खुद मुखपत्र है राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार सूचना जनसंपर्क विभाग इसको जारी करता है। बताइए आप, इससे बेहतर आपके लिए और क्या हो सकता है और कहाँ हो सकता है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं अपन। तो JKK में समर कैंप हुआ है, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, बहुत बढ़िया है, बच्चे नृत्य करो, आगे बढ़ो, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उसको देख लेते हैं। तो बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, उस पर्यटन क्षेत्र के पर्यटन के रूप में उसका विकास होने वाला है, ठीक। अब अपन देख लेते हैं। वैसे आपको नाम तो पता ही लग गया, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में, ठीक। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो ये बीकानेर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है दोस्तों। यहाँ पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पवित्र गर्भगृह की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। किस किस की? लक्ष्मी, क्या नाम था इसका, लक्ष्मीनाथ, मतलब लक्ष्मी जी, और उनके प्राणनाथ मतलब विष्णु जी, दोनों ही यहाँ पर सुशोभित हैं, ठीक है। यहाँ इस मंदिर में क्या होता है दोस्तों कि जन्माष्टमी, निर्जला एकादशी, रामनवमी, दीपावली और गीता जयंती जैसे त्यौहार प्रमुख धूमधाम से मनाए जाते हैं। मतलब यदि बात की जाए तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और आपसे कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जो चीज़ें सुजस के अंदर हाईलाइटेड हैं वो आपके लिए श्वसन है, ऑक्सीजन है, संजीवनी है, उनको तो आप रट के ही चलिए। दूसरा कोई करंट अफेयर पढ़ो मत पढ़ो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सुजस को आप इग्नोर मत करो, सुजस को तो रटते ही चलो, ठीक है मेरे मित्रों। एक फोटो आया चिरंजीवी योजना का, जिसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो मेरे मित्रों, आज का हमारा न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ें हैं। तो धौलपुर, जालौर, नागौर में इंडोर हॉल बनने हैं। पचपदरा रिफाइनरी 31 दिसंबर 2024 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली है। इसके साथ ही 25% तेल उत्पादन में के साथ राजस्थान है वो देश में अव्वल है। भारतमाला परियोजना के बारे में अपने यहाँ पर देखा था। और आगे जब आए थे तो अपने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में देखा था कि विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट का आयोजन किया गया है, वो भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है दोस्तों। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट क्या है वो भी आपने देखी। राजस्थान दूध उत्पादन में देश में अव्वल है, वो भी चीज़ आपने देखी, ठीक है। आपने मुख्यमंत्री दूध संबल योजना के बारे में भी जाना और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में भी आपने जाना। तो मेरे मित्रों, और यहाँ पर लास्ट में लक्ष्मीनाथ मंदिर जो है उसके बारे में भी आपने जान लिया। तो मेरे मित्रों, आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं, साथियों को बताएं, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।